एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब काशीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि सीएम को बरकरार रखने के लिए डीएम जरूरी होते हैं। सीएम मुख्यमंत्री को सफल होने के लिए कलेक्टर या डीएम बहुत जरूरी होते हैं। क्यों कहा बहन कुमारी मायावती ने, विस्तार से बात करेंगे आज इस टॉपिक पर। क्योंकि सरकार को चलाने के लिए, सरकार की कोई भी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जो डीएम होते हैं, जिले के कलेक्टर होते हैं, सबसे अहम भूमिका उनकी रहती है। और उसके बाद जो आईपीएस होते हैं, जो पुलिस कप्तान होते हैं, आईजी डीआईजी होते हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सरकारी योजनाओं को जो मुख्यमंत्री या जो सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, वो योजनाएं लागू करवाने की जिम्मेवारी जिले में डीएम की होती है, कलेक्टर की होती है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की जितनी जिम्मेदारी है वो आईपीएस अधिकारियों की होती है, जो पुलिस कप्तान आईजी डीआईजी होते हैं उनकी होती है। लेकिन जिले में कलेक्टर जो है पूरे जिले का मालिक होता है। जो आईएएस होता है, जो डीएम होता है, वो पूरे जिले का मालिक होता है। जिले के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विभाग हैं, सब डीएम के अंडर काम करते हैं। यहां तक कि जो आईपीएस होते हैं, जो पुलिस कप्तान होते हैं, पुलिस का पूरा महकमा है, वो भी डीएम के अंडर काम करता है। जो एक्सीएन या जो बिजली का महकमा है, जो पीडब्ल्यूडी का महकमा है, या कोई भी महकमा है, उन सारे महकमाओं को जो है डीएम उसका हेड होता है। डीएम का आदेश हर महकमे पर चलता है। तो इसलिए डीएम बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी है सरकार को चलाने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी डीएम एसडीएम जिम्मेदार होते हैं जिले में। पुलिस वाले दूसरे नंबर पे आते हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी डीएम और एसडीएम की होती है। तो इस तरीके से डीएम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है सरकार का। और आगे जाकर के जो डीएम होते हैं, प्रमोट होकर के वो सेक्रेटरी बनते हैं। तो सरकार की योजनाएं जो बनती हैं, वो सेक्रेटरी जो वहां बैठे होते हैं सचिवालय में, वो सेक्रेटरी जब योजनाएं बनती हैं सरकार की, तो उन योजनाओं को बनवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और वहां से बनाकर हर जिले में पहुंचाना, हर जिले में कार्यान्वित करना, ये भी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। तो सेक्रेटरी भी डीएम से ही बनते हैं। जो आईएएस जो सेक्रेटरी होते हैं जितने भी सचिवालय में, वो सब आईएएस होते हैं, आईवीएस से बनते हैं। तो इसलिए जो डीएम है, जो आईएएस है, वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार को चलाने के लिए। वो चाहे तो मुख्यमंत्री के शासनकाल को सफल कर सकते हैं और चाहे तो असफल कर सकते हैं। सारा दारोमदार जो है कलेक्टर और आईएएस, सेक्रेटरी और जो आईपीएस, आईजी, डीआईजी, उनके ऊपर सारा निर्भर करता है कि वो सरकार की पॉलिसी को, सरकार की योजनाओं को किस तरीके से पब्लिक तक पहुंचाते हैं। अगर सीएम से नहीं पटती, सीएम को बदनाम करना है, तो सीएम कितनी ही अच्छी योजनाएं बना ले, कितने ही अच्छे विकास कार्यक्रम बना ले, लेकिन वो जमीनी स्तर तक लागू नहीं हो पाएंगे तो उसका फायदा सीएम को नहीं मिल सकता। इसलिए डीएम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सरकार को चलाने के लिए। उस समय का उत्तर प्रदेश का ब्यौरा दिया बहन कुमारी मायावती ने कि वहां
575 आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। यूपी में 575 अधिकारी हुआ करते थे। 575 में जो अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी थे वो 112 थे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 575 में से 122 अधिकारी थे। ये बात है 93-95 और 2000 उस समय की। और पिछड़े जातियों के केवल 6 या 8 अधिकारी थे, जिनकी की भागीदारी कम से कम 50% होनी चाहिए थी। 575 में कम से कम 250 पौने 300 होने चाहिए थे, लेकिन उनके मात्र 7 या 8 आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। तो ये स्थिति रहती है। अगर जो हमारे अधिकारी नहीं है तो सीएम कितनी अच्छी पॉलिसी बना ले, कितने अच्छे कार्यक्रम बना ले, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाते, लागू नहीं हो पाते और मुख्यमंत्री को विफल होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। माननीय मुलायम सिंह के साथ भी यही हुआ, क्योंकि पिछड़े समाज के ना तो डीएम थे, ना आईएएस थे, ना सेक्रेटरी थे, ना आईपीएस थे, बहुत कम थे। तो इसलिए जो लॉ एंड ऑर्डर का जो भार होता है वो मुलायम सिंह की सरकार में या किसी भी अन्य सरकार में, मुलायम सिंह की तो क्या, आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, चाहे देश में चाहे प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर की जो कंट्रोल अगर किया है तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती ने किया है। बढ़िया तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से आज तक किसी ने नहीं कर पाया। क्यों कर पाई बहन कुमारी मायावती? क्योंकि उनके प्रदेश में 112 डीएम थे और इससे ज्यादा ही एसपी और आईपीएस थे। तो इन्होंने मिलकर के सरकार की नीतियों को बखूबी अंजाम दिया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरीके से नियंत्रित किया था। अब सवाल यह है कि अनुसूचित जाति के इतने आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी कहां से आ गए, और पिछड़े समाज के जो कि 52% है, पिछड़ा समाज जो 52% है, उनके मात्र जो है 7-8 टोटल अधिकारी हैं, जो कि 2% भी नहीं है। अगर 2% भी होते तो कम से कम 10-12 होते, तो 2% भी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों? ये पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को, सभी बुद्धिजीवियों को, सभी नेताओं को, सभी वोटर को, जनता को जानने और समझने की जरूरत है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। इसके लिए आप लोगों को इतिहास समझना पड़ेगा कि जब साइमन कमीशन भारत में आया था 1927-28 में, तो साइमन कमीशन ये देखने के लिए, पता करने के लिए आया था, संवैधानिक सुधारों के लिए, कि इस देश में अछूतों का नेता कौन है, गांधी है या डॉक्टर अंबेडकर है, और जाति और धर्म के नाम पर इनके साथ अन्याय अत्याचार होता है या नहीं होता है। तो ये मुख्य कारण थे साइमन कमीशन के संवैधानिक सुधारों के साथ साथ में। तो उस समय आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस वगैरह सभी पार्टियों ने काले झंडे दिखाए थे साइमन कमीशन को, नारे लगाए थे साइमन गो बैक। और एक लाला लाजपत राय नाम का एक कांग्रेसी था, उसने तो ये तहैया कर लिया था कि मैं अपने जीते जी साइमन को भारत में नहीं जाने दूंगा। और ऐसा ही हुआ। लाहौर में जब साइमन कमीशन आया तो उसने भारी विरोध किया, वहां लाठीचार्ज हुआ, लाला के सिर में लाठी लगी, लाला मर गया। तो लाला क्या चाहता था, क्यों उसने जान दे दी, और साइमन क्या चाहता था, ये पिछड़े समाज को, लोगों को बहुत ही जानने की जरूरत है। तो साइमन कमीशन इन दो बातों का पता लगाने के लिए आया था, क्योंकि 1920 के आसपास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के शोषित और अछूतों के लिए संघर्ष करना शुरू किया था। तो गांधी एंड कंपनी ने यह कहा था अंग्रेजों को कि डॉक्टर अंबेडकर तो अछूत नहीं है, ये तो सवर्ण है, गोरा चट्टा अंग्रेज जैसा दिखता है, और
जो अछूत थे, जो शूद्र थे, उनका नेता तो मैं हूं, गांधी ने कहा था। गांधी दिखता भी ऐसे ही था, काला कलूटा, कि मैं जो है इनका नेता हूं। तो इस बात का पता लगाने के लिए आया था और उसने, गांधी ने कहा था कि जाति और धर्म के नाम पर कोई अन्य अत्याचार भारत में नहीं होता। तो जब साइमन कमीशन आया तो गांधी एंड कंपनी के लोग साइमन कमीशन से आगे आगे जाकर के जाते और उन मोहल्लों में और जाकर के उन गांव में, उन शहरों में पिछड़े वर्ग के लोगों को और अनुसूचित जाति के वर्ग के, उनके बीच में जाते, वहां बैठते, उनकी चारपाई पे बैठते, उनको बराबर बैठाते, उनके यहाँ खाना पीना खाते और कहते कि भाई आज से हम सब बराबर हैं, लेकिन कल डॉक्टर अंबेडकर आएगा साइमन कमीशन के साथ में, आपने ये कहना है कि गांधी जी हमारे नेता हैं और धर्म और जाति के नाम पे हमारे साथ कोई अन्य अत्याचार नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। तो इस बहकावे में पिछड़े समाज के लोग भारी तादाद में गांधी एंड कंपनी के झांसे में आ गए, उनके आश्वासन पे आ गए और उन्होंने गांधी को अपना नेता माना। तो उसके बाद साइमन कमीशन ने जब रिपोर्ट दी तो साइमन कमीशन ने कहा कि इस देश का जो शूद्र समुदाय है, जो शोषित और वंचित लोग हैं, वो दो भागों में बट गए हैं। एक तो डॉक्टर अंबेडकर को नेता मानते हैं और दूसरे गांधी को अपना नेता मानते हैं। तो जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना नेता मानने वाले थे वो SC ST के लोग थे आज जो है, और गांधी को जो नेता मानने वाले थे वो OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग थे। उसके बाद 1930, 31, 32 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वहां बाबा साहब गए और गांधी एंड कंपनी के 100 से ज्यादा लोग होते थे, लेकिन पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले वहां बहुत कम लोग थे या नहीं थे, क्योंकि पिछड़े समाज में कोई नेता था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि वो पिछड़े समाज के लोग गांधी को ही अपना नेता मानते थे कि गांधी ही हमारा सब कुछ है, और गांधी को नेता मानते रहे, और गांधी ने उनके साथ में विश्वासघात किया, पिछड़ों के साथ में धोखा किया। और इसमें सिर्फ गांधी ही नहीं, इसमें कांग्रेस और उस समय जो भी नेता थे, आज चाहे वो बीजेपी में है, चाहे जनता दल में है, कहीं भी हैं, वो सारे नेताओं ने इन पिछड़ों के साथ में धोखा किया था। और खास करके आपको ध्यान होगा कि जब देश आजाद हो गया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि पिछड़ों के नेता थे, साइमन कमीशन के आगे वो कुछ नहीं कर पाए थे, कुछ दलील अपील नहीं कर पाए थे, लेकिन जब उनको प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी, चुनाव कराया गया था, चुनाव में इनके पटेल के पक्ष में ज्यादा वोट थे, लेकिन गांधी ने फिर घिनौनी चाल चल के इन पिछड़े लोगों को दोबारा पिछाड़ने के लिए नेहरू को प्रधानमंत्री बनवा दिया और ये कहा सरदार पटेल को कि आप तो जवान हैं, आपको तो मौका बाद में दे देंगे, अभी नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दो। सरदार पटेल भी उनके झूठे झांसे में आ गए और उनके साथ भी विश्वासघात हुआ, और उनके साथ साथ पिछड़े समाज के, पूरे देश के पिछड़े वर्ग के, पिछड़े समाज के लोगों के साथ में 52% लोगों के साथ में विश्वासघात हुआ, जिसके लिए पूरी तरीके से गांधी जिम्मेदार है, गांधी की कांग्रेस जिम्मेदार है। और उस समय बीजेपी नहीं थी, तो आज जो बीजेपी चला रहे हैं वो भी कांग्रेस में थे, तो बीजेपी, कांग्रेस, गांधीवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग सारे के सारे ही जिम्मेदार थे। जो अधिकार 1932 में सेपरेट सेटलमेंट मिला, 2 वोट का अधिकार मिला, और जो रिजर्वेशन मिला वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को जितनों ने नेता माना उनको 1932 में ही रिजर्वेशन मिल गया था। और जब देश आजाद हुआ तो 22.5% रिजर्वेशन SC ST को बाबा साहब को जिन्होंने नेता माना था उनको मिला। और इसी कारण इतने सारे पूरे देश में हजारों की तादाद में जो IAS और IPS जो बने वो बाबा साहब को जिन्होंने नेता माना था उस समाज के बने। और गांधी को जिन्होंने नेता माना था आज भी वो इन शूद्रों से, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से बहुत पीछे हैं। जो अधिकार अनुसूचित जाति जनजाति को 1947 में, 1932 में मिल गए, वो अधिकार
पिछड़े समाज के लोगों को 1993 में जाकर के मिला, वो भी आधा अधूरा, और वो भी केवल नौकरी में, पढ़ाई में कोई रिजर्वेशन आज तक नहीं मिला। जब पढ़ाई में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो फिर नौकरी में रिजर्वेशन का क्या फायदा? जब पढ़ लिख नहीं पाएंगे पिछड़े समाज के लोग तो आईएएस आईपीएस कैसे बन पाएंगे? ये पिछड़े समाज को सोचने की जरूरत है। लेकिन इस विषय पर पिछड़े समाज के जितने नेता हुए, आज तक तो कोई ऐसे नेता हुए नहीं, जो हुए वो कांग्रेस या बीजेपी के चमचे दलाल रहे, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले रहे, पिछड़े वर्ग के समाज के वोट का सौदा करने वाले रहे। लेकिन पिछड़े समाज के लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला। जो 27%, 52% को 27% मिला, आधा रिजर्वेशन मिला, और वो भी केवल नौकरी में, पढ़ाई में आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला। तो ये सोचने की बात है। और ये जो मिला मंडल कमीशन से भी जो मिला, वो भी बहुजन समाज पार्टी साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती के संघर्ष के कारण मिला। इसके लिए पिछड़े समाज के किसी भी नेता ने कोई संघर्ष नहीं किया था। ये पिछड़े समाज को, लोगों को जानने समझने की जरूरत है। अगर बहुजन समाज पार्टी साहब कांशीराम और बहन जी ने ये आंदोलन नहीं चलाया होता, उन्होंने पूरे देश में आंदोलन चलाया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो बीपी सिंह ने बहुत दबाव में आकर के साहब कांशीराम के मजबूरी में वो मंडल कमीशन की घोषणा की थी, आनन फानन में, बिना किसी तैयारी के, जो 1993 में लागू हो पाई। तो इस तरीके से जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो आज उनके डीएम और एसपी नहीं है, उसके वो जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि उन्होंने समय पर सही नेता का साथ नहीं दिया। तो ये 100 साल से पिछड़ रहे हैं, 100 साल से क्या, हजारों साल से पिछड़ रहे हैं। जब से ये व्यवस्था बनी, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, फिर कभी इस पे बात रखेंगे। तो ये हमेशा पिछड़ते आए, कब कब पिछड़े ये फिर कभी बताऊंगा। हमेशा पिछड़ते रहे और आज भी पिछड़ रहे हैं। और आज भी अगर इनके नेता अपनी ताकत को नहीं समझेंगे, वोट की कीमत को नहीं समझेंगे, पिछड़े समाज के लोग अपनी वोट की कीमत को नहीं समझेंगे, तो ये जो कथनी करनी खास करके देश की आजादी के बाद चल रही है, इन पिछड़ों को पहले तो छोड़ दीजिए, लेकिन आजादी के बाद इस देश में क्या मिला है, इसी पर अगर ये चिंतन मनन कर लें तो शायद इनकी समझ में आ जाएगी। और अगर अनुसूचित जाति के, पिछड़े समाज के और मुस्लिम समाज के लोग जो 85% होते हैं, ये अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकें, अपनी वोट की कीमत को समझ सकें, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार सारे प्रदेशों में और केंद्र में एक ही इलेक्शन में बन सकती है, अगर इनको समझ आ जाए। बाकी गुमराह करने में दूसरी पार्टियां लगी हुई हैं और ये गुमराह हो रहे हैं। इसमें मैं मानता हूं कि उनका कोई गलती नहीं है। वो तो अपनी सत्ता हथियाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। ये तो जो इस व्यवस्था का शिकार है, जो दुखी है, जिसे हक हकूक अधिकार नहीं मिल रहे, ये उसको सोचना पड़ेगा। पिछड़े वर्ग के नेताओं को सोचना पड़ेगा, पिछड़े समाज के वोटर को सोचना पड़ेगा, मतदाताओं को सोचना पड़ेगा। और कोई किसी को अधिकार जो है मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं, अपनी ताकत बनाई जाती है। अगर पिछड़े समाज के लोग अपनी ताकत को अलग से नहीं बनाएंगे, उन मनवादियों को अपनी ताकत देते रहेंगे, तो ऐसे ही उनका शोषण होता रहेगा, ऐसे ही पिछड़े बने रहेंगे। इसमें पिछड़े समाज के लोग खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए पिछड़े समाज के बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है कि वो इस चीज पे चिंतन मनन करें। और बहुजन समाज के, खास करके SC ST के भी बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है कि बाबा साहब ने जो मूवमेंट चलाया है उसको OBC समाज के लोगों में पहुंचाने का काम करें, उनको बताने का काम करें। OBC समाज के बहुत सारे महापुरुष हुए, बहुत सारे हुए, जिनके OBC समाज के नेताओं को मान के, OBC समाज के ज्योतिबा फुले को अपना भगवान मान के, OBC समाज के साहू जी महाराज को, पेरियार महाराज को, नरैना गुरु को अपना इष्ट मान करके, अपना भगवान मान के, अपना महापुरुष मान करके पिछड़े समाज के लोगों ने
अपना अपना बहुजन ये अनुसूचित जाति के समाज के लोगों ने अपना उद्धार कर लिया है, तो फिर उन्हें जो उनके बाबा दादा पूर्वज रहे हैं उनकी बात को मानना चाहिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का जो ये सीरीज चला रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का जो मेरी बात को सुन रहे हैं, और मैं निवेदन करता हूं अगर ये बात पसंद आ रही है तो फिर इसको आप लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जन जन तक पहुंचाने का काम करें। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।